जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल बिफोर द एग्ज़ाम में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम रुक्मिणी का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 2 करेंगे। साथ ही इसका जितना भी मैक्सिमम सॉल्यूशन हो सकता है जीके जीएस का, साथ ही हम वो करते चलेंगे। और दोस्तों, यदि आपका इसका जो मैथ और रीजनिंग का यदि आप सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको हम रेगुलर इसका मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते चलते हैं। और साथ ही आपको हम बता देना चाहते हैं कि आपको वीडियो से पहले ही हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं। और वीडियो से पहले हम पीडीएफ क्यों प्रोवाइड करते हैं, साथ ही इसका हम वीडियो में आपको रीज़न बता देंगे। और यह वीडियो जो आपको होने वाला है, यूट्यूब का सबसे बेस्ट सोल्यूशन आपको इसमें देखने को मिलेगा। इस तरह का सोल्यूशन आपको निश्चित रूप से कहीं सेट में नहीं देखा होगा। हम आपको यह दावे के साथ और गारंटी के साथ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह का हम रेगुलर सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करते चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मेरा क्वेश्चन ये होने वाला है 71 नंबर, कि यहाँ से आपको जीके जीएस के स्टार्ट है। बाकी सब वहाँ से जो थे शुरू से आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन थे। तो चलिए देखते हैं। उपापचयी एंजाइम मेटाबॉलिक एंजाइम किसमें अनुपस्थित होती है? तो किस में आपको अनुपस्थित होती है? तो आपको विषाणु हो जाएगा क्या? तो आपको यह विषाणु में अनुपस्थित होता है। और विषाणु में क्यों अनुपस्थित होता है? क्योंकि जो विषाणु है वो क्या है, तो वो आपको एक निर्जीव है। क्या? तो विषाणु एक निर्जीव है, इसीलिए आपको उपपचयी इसकी क्रिया इसमें नहीं हो पाती है। लेकिन जीवों में क्या होता है? तो जीवों में शरीर प्रवेश करने पर यह क्या होता है, यदि आपको कह देगा जो विषाणु है वो जीवों में जाकर क्या हो जाता है, तो जीवों में जाकर सक्रिय हो जाता है। तो वह क्या है, तो आपको यह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन यानी कि उपापचयी एंजाइम के बारे में देख लेते हैं, मेटाबॉलिक एंजाइम के बारे में। ये आपको दो प्रकार के होते हैं, ये आपको दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक आपको क्या होता है, तो एक आपको उपापचयी होती है और एक अपचयी होती है। कौन सा? तो एक उपापचयी और एक अपचयी आपको देखने को मिलती है। तो उपापचयी का कार्य क्या होता है? तो उपापचयी का जो कार्य होता है, आपको क्रिया को ऊर्जा का निर्माण करना। यदि आपको कह देगा कि ऊर्जा का निर्माण उपचयी, उपापचयी या फिर अपचयी के द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है? तो आपको उपापचयी के द्वारा आपको ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। लेकिन यदि कह देगा कि जो क्रिया यानी कि जो ऊर्जा जो निर्माण करने की जो टूटती है वह किसके कारण टूटती है? तो ये आपको अपचय के कारण। किसके कारण? तो ये आपको अपचय के कारण टूटने को देखने को मिलती है। तो यह क्या हो गया? तो आपको उपपचयी और अपचय के दो कारक हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि आपको अल्नाइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो ऑल नाइट किसका अयस्क हो जाएगा? तो आपको यह थोरियम का हो जाएगा। किसका? तो थोरियम का हो जाएगा। तो चलिए थोरियम के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो थोरियम का आपको एक 3 अयस्क है, इसका जो प्रमुख है आपको 3 अयस्क है। एगो क्या हो गया? तो एक अल्नाइट हो गया, और साथ ही क्या हो गया? तो एक मोनाजाइट होता है। यह भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोनाजाइट कौन सा हो गया? तो मोनाजाइट एक होता है, और एक और होता है, एक थोरेनाइट होता है। क्या होता है? तो आपको थोरे नाइट होता है। यदि आप ये सब नहीं जानते हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर आप कॉपी पेन लेके आप बैठिएगा, ताकि इस तरह का जो पॉइंट है इसे आप नोट कर सकें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और थोरियम के बारे में और जान लीजिए कि थोरियम एक ऐसा मतलब कि जो है, जो विश्व में सबसे अधिक भारत में पाया जाता है। जो विश्व में सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तब भारत में पाया जाता है। और थोरियम कौन सा ग्रुप का है? तो थोरियम आपको एक्टिनाइड ग्रुप का है। कौन सा? तो एक्टिनाइड ग्रुप का है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसका परमाणु क्रमांक 90 होता है। यह भी आप याद रखें, कभी कभी आपको परमाणु क्रमांक भी पूछा जाता है। यदि पूछ दिया कि थोरियम है जो भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं, तो भारत के सबसे अधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आपको केरल में पाया जाता है। कहाँ? तो यह आपको केरल में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और एक क्या है? तो आपको एक बॉक्साइट है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो आपको एल्युमिनियम का हो जाएगा। किसका? तो एल्युमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह का हम आपको रेगुलर सेट सोल्यूशन करवाते रहते हैं। यदि आपको नहीं विश्वास हो तो हमने इरूटेरिया का जो 1.5 वर्षिकांक जो करंट अफेयर्स आया है उसका हमने भी एक वीडियो सोल्यूशन किया है। एक से लेके उसमें जितना भी सेट दिए हुए गए थे, लास्ट में हमने सबका उसका सोल्यूशन किया। और स्टैटिक जीके उसमें बहुत ही बेहतरीन लेवल का हमने कराया। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जाके देखिएगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि इस तरह का सोल्यूशन आपको यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ लोग आते हैं और टिक आउट करके चले जाते हैं। टिक आउट करने से क्या फ़ायदा होगा? यदि आपको सोल्यूशन बेस्ट तरीके से नहीं मिल पाएगा तो उसे टिक आउट करने से कोई फ़ायदा नहीं। और पीडीएफ हम आपको सबसे पहले क्यों देते हैं, यह भी आपको बता देते हैं कि पीडीएफ हम आप सबसे पहले इसलिए देते हैं कि आपको खुद से आप घर में एक बार प्रैक्टिस करिए, ताकि जब हम वीडियो उसके बाद डालें तो उसे देख के आप
देख लें कि हमने कहाँ पर गलती की है। लेकिन वीडियो के बाद यदि लोग PDF डालते हैं तो आपको निश्चित रूप से 95% लोग हैं जो खुद से प्रैक्टिस नहीं करते, वो सिर्फ वीडियो देख लेते होंगे और उनका लगता होगा मेरा काम नहीं, ऐसा नहीं काम होने वाला है। आप वीडियो से पहले से खुद से प्रैक्टिस कीजिए और हम आपको टाइमिंग के साथ वीडियो PDF प्रोवाइड करते हैं। आपको 1.5 घंटे के बाद उसका आंसर भी प्रोवाइड कर देते हैं ताकि खुद से आप प्रैक्टिस कर सकें। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपको किस टॉपिक में आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है और कौन सा टॉपिक आपको वीक है, यदि आप सेट नहीं लगाएंगे तो कैसे पता चलेगा। तो इस सभी रीज़न को देखते हुए हम आपको वीडियो से पहले ही PDF प्रोवाइड कर देते हैं और कुछ देर के बाद उसका आंसर देते हैं ताकि आप खुद से उसे मिलाकर देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि आपका कौन सा गलत और कौन सा जो अच्छा हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमसे जुड़े रहें। इस तरह का सोल्यूशन आपको रेगुलर प्रोवाइड करते रहें ताकि आपकी तैयारी को और मजबूती मिले और साथ ही अपनी तैयारी को और बेहतर कर सके। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कि मेढक में दांत होती है, तो जो मेढक की जो दांत होती है वो किस तरह की आपको दांत देखने को मिलती है। तो कैसा होता है, तो आपको होमोडेंट होता है क्या, तो होमोडेंट होता है जो आपको मेढक में इस तरह की दांत देखने को मिलती है। और मेढक के साथ ही आपको छिपकली में भी आपको क्या होता है, तो होमोडेंट ही दांत आपको देखने को मिलती है। यदि पूछ दिया कि मानव में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो मानव में टोटल आपको 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। और कौन कौन वो हो गया, तो आपको एक इंसीजर हो गया, हम शॉर्ट में लिख देते हैं, यहाँ पर थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो जाता है तो शॉर्ट में लिखते हैं। एक इंसीजर हो गया और एक केनाइन हो गया, एक प्री मोलर हो गया और एक क्या होता है, तो एक मोलर होता है। ये आपको 4 प्रकार के मनुष्य में दांत देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि मेरा अगला क्वेश्चन यहाँ से होने वाला है, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतु किस श्रेणी में आते हैं। ये जो सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ हो गए, आपको किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो आपको सरीसृप के अंतर्गत ये सब आते हैं। और सरीसृप की एक मुख्य बात होती है, उसे भी आप याद रखिएगा। सरीसृप के जो सामान्यतः जो जीव होते हैं आपको फेफड़े से सांस लेते हैं, किससे, तो आपको यह फेफड़े से सांस लेते हैं, इसे क्या कहते हैं, आपको सरीसृप वर्ग में ये सब आते हैं। चलिए इसके देख लेते हैं। और इसके जो हृदय होते हैं वो कैसा होता है, तो आपको त्रिकक्षीय होते हैं। जो सरीसृप वर्ग के जो सामान्यतः जानवर होते हैं उसके क्या होते हैं, तो आपको त्रिकक्षीय होते हैं। लेकिन एक ऑप्शनल है, एक मतलब कि एक अपवाद में, वो जो मगरमच्छ है, मगरमच्छ का कैसा होता है, तो मगरमच्छ का आपका चतुर्थ होता है, यानी कि 4 कक्षीय इसमें इसका हृदय पाया जाता है। सही सही सही। देखते हैं मत्स्य क्या, मत्स्य के बारे में आप एक बात याद रखिएगा, जो समुद्री घोड़ा है यह कौन सा वर्ग में आता है, तो यह आपको मत्स्य वर्ग में ही आता है। कौन सा हो गया, तो समुद्री घोड़ा। यानी कि आप घोड़ा का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा घोड़ा है तो ये मछली थोड़ी है, नहीं, समुद्री घोड़ा यदि लग गया तो उसमें क्या होगा, तो ये आपको मछली वर्ग में ही आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन यहाँ से मैथ का होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यह कैसा है, तो यह कैसा हो जाएगा, तो आपको यह कमज़ोर मजबूत क्षार हो जाएगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फार्मूला क्या होता है, तो आपको NaOH होता है क्या, तो NaOH इसका फार्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि दाब के लिए सूत्र क्या है, तो दाब के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, तो दाब के लिए आपको सूत्र हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल, क्या, तो बल बटा क्षेत्रफल होता है। और दाब किसे कहते हैं, किसी सतह के प्रत्येक एकांक क्षेत्रफल पर, क्या, प्रत्येक एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगाते हैं और वह लंबवत जो बल लगाते हैं, क्या, तो जो लंबवत बल लगाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम दाब कहते हैं। दाब का इसका जो एसआई मात्रक कभी कभी पूछा जाता है, तो इसका 2 एसआई मात्रक होता है। तो एक क्या होता है, तो एक आपका पास्कल होता है, क्या, तो एक आपको पास्कल होता है। एक क्या होता है, तो एक आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, क्या, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका 2 मात्रक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि एकल मोटल कंबल के तुलना में 2 पतले कंबल अधिक गर्मी प्रदान क्यों करते हैं, तो वह क्यों करते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। यानी कि 2 पतले कंबल के मध्य फंसे वायु इससे होकर ऊष्मा को प्रवाहित नहीं होने देती है,
क्योंकि वायु ऊष्मा का क्या है, तो वायु ऊष्मा को कुचालक है। यदि आप एक मोटे ही कंबल ले लेते हैं, एक मोटे कंबल लेते हैं, तो इसके बीच आपको जो वायु का जो है ऊष्मा जो क्या है, तो वायु आपको एक ऊष्मा का क्या है, तो कुचालक है, तो इसमें आपको वायु नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन आप दो कंबल ले लेते हैं, दो से पतले पतले कंबल ले लेते हैं, तो इसके जितना भी अंदर वायु होगा या क्या होगा, तो ये ऊष्मा का कुचालक हो जाएगा, और जितने अंदर इसके ऊष्मा होंगे ये आपको क्या कर लेगा, तो ये आपको बचा के रखेगा, और क्या होगा, यह गर्मी अधिक प्रदान करेगा। इसलिए क्या होता है, तो इसलिए आपको जो दो पतले कंबल होते हैं वो आपको एक मोटे कंबल की तुलना में बेहतर माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि एक पट्टी पर स्थित एक जल बिंदु पट्टी का बारीका सिरा अपवर्तित प्रतिबिंब बनाता है, किसके कारण? तो यह किसके कारण बनाता है, तो यह जो बनाता है आपको अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के बारे में जान लीजिए कि अपवर्तन के कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे कि आपको देखते होंगे कि जो अपवर्तन के कारण ही मछली जो है क्या होता है, तो मछली आपको लगता है कि पानी के थोड़ा सतह से ऊपर, लेकिन आपको वह एग्जैक्ट वह बिंदु पर नहीं तैरती है। और साथ ही अपवर्तन का एक बेस्ट उदाहरण है, जो तारे टिमटिमाते हैं वो किसके कारण टिमटिमाते हैं, तो वह आपको अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते हैं। साथ में ही में आपको जो बाल्टी में जो छड़ रखी रहती है, या फिर जो बाल्टी का जो तल होता है वो उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है, तो वह आपको अपवर्तन के कारण ही प्रतीत होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर का पीएच सीमा क्या होती है? ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है, तो आपको हो जाएगा यह ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7.0 से लेके 7.8 तक के यह बीच में आपको हमारी जो शरीर है इसकी पीएच सीमा होती है। तो 7 पॉइंट से यदि प्लस हो गया तो यह क्या हो जाएगा, तो यह आपको हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा। क्या, तो यह आपको क्षारीय हो जाएगा। और साथ में रहेगा तो आपको क्या, तो आपको उदासीन यानी कि शून्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन, और पीएच मान से आप एक बात जरूर याद रखिएगा कि पीएच का जो खोज है, पैमाने का जो है, इसका खोज किसने किया था, तो इसको खोज आपको सोरेनसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो सोरेनसन के द्वारा किया गया था। और पीएच से एक बार आप एक क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है कितना होता है, तो कितना होता है, 5.6 होता है। कितना, तो 5.6 से यदि कम होगी तो वह क्या, तो वह आपको अम्लीय वर्षा में गिनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि इलियम है, तो इलियम यह क्या है, तो इलियम क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छोटी आंत्र का अंतिम भाग, यानी कि छोटी आंत की जो अंतिम भाग होती है उसे हम क्या कहते हैं, इलियम कहते हैं। आप यह भी बात जानते होंगे कि जो भोजन का जो अधिकांश जो पाचन, यानी कि जो मैक्सिमम पाचन वो कहाँ होती है, तो वो आपको छोटी आंत में देखने को मिलती है। और भोजन का जो संपूर्ण पाचन भी आपको छोटी आंत में ही देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पादप कोशिकाओं में अंतरा कोशिका संयोजन कहलाती है, खाली स्थान कहलाती है, तो वह क्या कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जीव द्रव तंतु कहलाती है। क्या, तो वह जीव द्रव तंतु कहलाएगी। और जीव द्रव तंतु है वह किसके किसके मिलने से बनते हैं, तो आपको जीव द्रव के मिलने से बनते हैं, एक कोशिका द्रव और एक केंद्रक के मिलने से आपको क्या बनते हैं, तो आपको जीव तंतु बनते हैं। क्या, तो वह आपको जीव तंतु कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि उन जीवीय कारकों की पहचान करें जो खाद्य सामग्री को भंडारण के दौरान क्षति पहुंचाती है। तो यदि अब कोई भी खाद्य सामग्री है उसे हम भंडारण कहते हैं, तो उसका क्षति पहुंचाने वाला जो कारक है उसका बताना है। तो कौन सा जगह, तो उपयुक्त सभी, यानी कि जो कृदंत होते हैं, जो कीड़े मटू जो होते हैं, वो आपको भी खाद्य जो सामग्री जो भंडारण के लिए यह भी क्षति पहुंचाते हैं। और पशु भी खाद्य भंडारण के लिए क्षति पहुंचाते हैं, और पक्षी भी आपको खाद्य भंडारण के लिए क्षति पहुंचाते हैं। और खाद्य सामग्री में उपस्थित एंजाइम भी आपको क्या करते हैं, तो खाद्य सामग्री में यह भी आपको क्या कहते हैं, तो आपको भंडारण को क्षति पहुंचाते हैं। और खमीर फफूंद ये सब भी क्या है, तो आपको इस भंडारण में क्षति पहुंचाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्षति जो पहुंचाते हैं ये दो कारकों के पहुंचाने का एक मुख्य जिम्मेदारी, जो जो खाद्य भंडारण होता है इसको क्षति पहुंचाने का दो मुख्य कारण होता है, एक जैविक होता है और एक अजैविक होता है। यदि जैविक में कह दिया तो कौन सा हो जाएगा, तो जैविक में आपको हो गया कृदंत हो गया, आपको पशु पक्षी सब ये सब क्या है, तो आपको जैविक हो जाएगा। यदि अजैविक में कह दिया तो अजैविक में क्या हो जाएगा, तो यानी कि नमी का कम होना, तापमान, वायु। कभी देखते होंगे कि आपको यदि नमी के कारण भी आपको जो 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 खाद्य भंडारण किया जाता है उसमें आपको खराबी देखने को मिलती है। तो वो अजैविक में कह दिया तो क्या हो जाएगा, तो आपको तापमान, वायु और जल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि वर्ण लेखिका का उपयोग
करते हुए निम्नलिखित मिश्रणों में कौन आपके घटों में पृथक किया जा सकता है? तो कौन सा है जो आपको घटों में पृथक किया जा सकता है वर्णलेखी के उपयोग करके? तो किसका हम पृथक कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि औषधियाँ और सम्मिलित रक्त को हम क्या, तो वर्णलेखी उपयोग करके इसका हम पृथक कर सकते हैं। यदि आपको किसका, समुद्र जल से नमक का यदि क्या कहेगा, तो समुद्र जल और नमक को पृथक करने के लिए आपको कौन सा विधि अपनाया जाता है? तो ये आपको आसवन विधि अपनाया जाता है। कौन सा हो गया? तो आपको यह आसवन विधि हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। और एक और आता है कि जो स्पिरिट और जल, देखिए ये क्वेश्चन है कि स्पिरिट और जल को पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं प्रभाजी आसवन विधि। क्या? तो इसमें आपको प्रभाजी, क्या? तो इसमें आपको प्रभाजी से इस पर जोड़ दीजिएगा। तो प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा आपको जल और स्पिरिट का अलग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, जब इलेक्ट्रोड को पानी में रखा जाता है तथा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ऑक्सीजन के बुलबुले खाली स्थान के समीप निर्मित होते हैं, यानी किसके समीप आपको निर्मित होते हैं? तो किसके समीप निर्मित होते हैं? धनात्मक सिरे के वह समीप क्या होते हैं? तो आपको वह निर्मित देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ऑक्सीजन के बारे में आप जान लीजिए कि ऑक्सीजन का खोज है वह किसके द्वारा किया गया, यह आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये ऑक्सीजन का खोज किसके द्वारा किया गया है? तो आपको सीले के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तो आपको सीले के द्वारा ऑक्सीजन का खोज किया गया। और वह कब किया गया है? तो आपको 1772 में इसका खोज किया गया है। चलिए, ऑक्सीजन कैसा गैस है? तो ऑक्सीजन गैस आपको रंगहीन है, गंधहीन है एवं वायु से भारी गैस है। वायु से भारी गैस है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि एक निकाय विरामावस्था में कहलाएगा यदि वह, यानी कि एक कोई भी निकाय है वो विरामावस्था में कब कहलाएगा? यदि वह क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समय के साथ अपनी स्थिति को यदि वह परिवर्तन नहीं करता है, समय के साथ स्थिति का परिवर्तन नहीं करना ही क्या कहलाता है? आपको विरामावस्था कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाइलम और फ्लोएम, यह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखते होंगे कि हर एक यदि आप सेट लगाते होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जाइलम फ्लोएम से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक बार इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब देख लीजिए इसका कि जाइलम एवं फ्लोएम क्या है। तो जाइलम और फ्लोएम क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चालन उत्तक हो जाएगा। क्या? तो आपको यह चालन उत्तक हो जाएगा। तो जाइलम के बारे में सबसे पहले जानिए कि जाइलम क्या है। तो जाइलम के द्वारा आपको जल का जो संवहन किया जाता है, ज से क्या होगा? तो ज से आपको जल हो गया। यदि आप देखिएगा कि जल लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा? आपको जल ऐसे इस तरह से लिखना पड़ेगा। और ज से क्या होता है? तो ज से जाइलम होता है। तो यानी कि जल का संवहन कौन करेगा? तो जाइलम करेगा। और फ से क्या होगा? तो फ से आपको फल हो गया। तो जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, यानी कि कौन से हैं? तो खाद्य जो फल है आपको क्या है? तो वो आपको खाद्य पदार्थ हो जाएंगे। तो फ से क्या हो गया? तो फ्लोएम आपको खाद्य पदार्थ का जो संवहन करता है। और जाइलम किसका संवहन करता है? तो आपको यह जल का संवहन करता है। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। तो इसलिए ये दोनों कौन सा हो गया? तो आपको यह संवहन उत्तक भी दिया जाता है। यहाँ पर यदि आपको सहायक उत्तक ना देकर संवहन उत्तक दिया रहता तो आपको ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या दिया था? आपको सहायक उत्तर दिया, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। जाइलम और फ्लोएम कैसा है? तो आपको एक संवहनीय उत्तक में अंतर्गत यह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, तो जल को कहाँ से? तो जल को जड़ से लेता है। अब फ्लोएम जो फल है वह कहाँ से? पत्ती, यानी कि यह जो पेड़ की जो पत्तियाँ होती है उससे यह प्राप्त करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि बहुमूर्तियाँ प्रदर्शी क्या है? तो बहुमूर्ति दर्शी इस आवरण पर आधारित होता है। तो वह किस आवरण पर आधारित होता है? तो वह आपको जो आवरण पर आधारित होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, यानी कि बहुलित परिवर्तन के आवरण पर यह आधारित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम डॉट खाली स्थान में अधिनियमित किया गया था। यानी कि आपको पूछा जा रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब मतलब अधिनियमित किया गया था? तो वह कब किया गया था? तो आपको यह 1972 में किया गया था। कब? तो यह आपको 1972 में किया गया था। साथ ही आपको जैव विविधता के बारे में पूछा जाता है और जल पर्यावरण संरक्षण के बारे में पूछा जाता है और वायु संरक्षण अधिनियम के बारे में पूछा जाता है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन हम आपको रिलेटेड इसका बताते चलेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि अगला सेट जब भी हम लाएँ और इसका बेस्ट सोल्यूशन, इस तरह का सोल्यूशन आपको निश्चित रूप से कहीं भी देख लीजिएगा, आपको इस तरह का सोल्यूशन आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए
कर दीजिए और अपना दोस्तों तक भी शेयर करिए, ताकि हमारा जो परिवार है और बढ़े और इस तरह का वीडियो हम भी लाने के लिए और मोटिवेटेड रहे। और यदि आप कहिएगा कि टॉपिक वीडियो सर इसका जो महत्वपूर्ण बिहार एसएससी का जितना भी है टॉपिक वाइज वीडियो भी कुछ बना दीजिए जो कि हमारे लिए हेल्पफुल हो, तो उस तरह का वीडियो भी आपको रेगुलर प्रोवाइड करते रहेंगे। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे पहले जाके इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाद में आपको बता दें कि जैव विविधता अधिनियम कब आया, वायु संरक्षण अधिनियम कब आया और जल रोकथाम अधिनियम कब आया। तो सबसे पहले जाइए आप सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जैव विविधता अधिनियम कब आया। तो आपको यह 2002 में आया। कितना? तो 2002 में आपको जैव विविधता अधिनियम है। यदि आपको कह दिया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, यदि कह दिया आपको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, तो आपको यह 1986 में आया था। कब? तो आपको यह 1986 में हो जाएगा। यदि पूछ दिया कि वन संरक्षण क्या चीज़, तो आपको वन संरक्षण अधिनियम कब आया, तो यह आपको 1980 में आया। कितना में? तो आपको यह 1980 में आया। यदि पूछ दिया कि वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम कब आया, वायु कह देगा क्या, तो आपको यदि वायु कह दिया तो वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम है, आपको यह 1981 में आया था। कब? तो यह 1981 में। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखते हुए कि एग्जाम में पूछे जाते हैं अधिनियम से, और खास के जो पर्यावरण रिलेटेड है इस तरह के क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इसे जरूर कहीं पर नोट कर लीजिएगा जो जो आपको याद नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आता है कि जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण, यदि जल रोकथाम कर दिया और प्रदूषण नियंत्रण, इसका कब किया गया था? आपको 1974 में इसका अधिनियम आपको लाया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन। और जो जो दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ताकि इसका वीडियो से पहले PDF प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि आप इससे खुद से सेट लगा सके और अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपकी जो वीकनेस है, उससे सेट लगाने से आपको क्या होता है, सेट लगाने से आपको वीकनेस जितनी भी होती हैं वो आपको देखने को मिलता है कि ये हमारा जो ये टॉपिक वीक है या फिर ये टॉपिक हमें जो अच्छा परफॉर्मेंस इसमें नहीं कर पा रहे हैं, और उसका तैयारी आप बेटर से कर सकते हैं। तो आप यदि हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो वहाँ ज़रूर जुड़ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यौगिक जो रोगजनक जीवाणुओं के विकास को नष्ट एवं रुद्ध करते हैं क्या कहलाते हैं? तो वह क्या कहलाएंगे? तो यह आपको प्रतिजैविक कहलाएंगे। क्या? तो प्रतिजैविक का इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स कहते हैं। क्या इसे? आपको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि कच्चे माल का नाम बताइए जो पशुओं की कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। तो जो पशुओं की कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है वो कच्चे माल को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर यानी कि उसे हम भोजन कहते हैं। क्या? तो भोजन के द्वारा ही आपको जो पशुओं का ऊर्जा जो प्रदान किया जाता है, यानी कि उससे ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्जा सब एक बात और याद रखिएगा कि ATP के बारे में आप सुने होंगे। ATP का अन्य नाम क्या है या फिर ऐसे किस नाम से पुकारते हैं? तो ऊर्जा करेंसी इसे ही कहते हैं। क्या? ऊर्जा यदि पूछ दिया कि आपको ऊर्जा करेंसी के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपको यह ATP के को ही कहते हैं ऊर्जा करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में वह कोशिका जो अमीबा के आकार के होते हैं, यानी अमीबा के जो आकार के होते हैं वो कौन सी कोशिका होती हैं? तो कौन से हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो, यानी कि श्वेत रक्त जो कोशिकाएं होती है वो आपको अमीबा के आकार के देखने को मिलती हैं। और श्वेत रक्त कोशिका को क्या कहते हैं? आप इसे यह भी याद रखिएगा कि जो श्वेत रक्त कोशिका है उसे ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या? तो उसे आपको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। वहाँ पर श्वेत रक्त ना लिख के आपको ल्यूकोसाइट भी कहता है। और जो श्वेत रक्त जो कोशिका होती है या फिर आपको जो श्वेत रक्त जो कणिकाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे जो शरीर का सैनिक या फिर गार्ड भी कहा जाता है। क्या? तो सैनिक या फिर उसे हम गार्ड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसका कभी कभी आपको जीवन काल भी पूछा जाता है कि जो श्वेत रक्त है उसका जीवन काल कितने दिन से कितने दिन होता है? तो 6 से लेके आपको इसका 13 दिन जीवन काल आपको देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कोशिका जो अमीबा की आकार का है, तो ये तो पढ़िए। 93 नंबर देखते हैं कि किस भारतीय शहर में नीलांचल हिल्स है? तो नीलांचल हिल्स आपको किस शहर में हो जाएगा? तो यह जो आपको हो जाएगा गुवाहाटी। तो गुवाहाटी कहाँ पड़ता है? तो ये आपको असम में पड़ता है। और इसी जो पहाड़ी पर आपको जो कामाख्या की जो मंदिर है, कामाख्या है जो माता की जो मंदिर है आपको इसी पहाड़ी पर देखने को मिलती है। और जो कामाख्या देवी का जो मंदिर है वहाँ पर एक बहुत ही फेमस मेला लगता है जिसे हम क्या कहते हैं? अम्बुबाची मेला उसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि
94 नंबर कि खाली स्थान में लिंगुअल लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो वसा को विघटित करता है। तो वो कौन सा एंजाइम होता है जो कहाँ से स्रावित होता है, ये आप पूछा जा रहा है। तो वो कहाँ हो जाएगा, और तो लार हो जाएगा। कौन सा, तो ये जो लार है जो आपको लिंगुअल लाइपेज नामक एक एंजाइम और जो वसा को क्या करता है, तो आपको विघटित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और लार से आप एक बात जरूर याद रखिएगा कि लार में आपको इमाइलेज एंजाइम जो कि स्टार्च का पाचन करता है। लार में क्या आता है, आपको इमाइलेज एक एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है, तो आपको स्टार्च का यह पाचन करता है। और छोटी आंत में उपस्थित लाइपेज एंजाइम जो वसा का पाचन करता है। यदि आपको छोटी आंत में पूछ दिया कि जो छोटी आंत में जो वसा होती है, जो इमाइलेज एंजाइम वो क्या करता है, तो वह आपको वसा का पाचन करता है। लेकिन जो लार में जो इमाइलेज उत्पन्न होता है वो आपको स्टार्च का यह पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फीफा कप 2022 में आधिकारिक प्रायोजक के रूप में किस कंपनी को नामित किया गया। तो वो कौन सा हो जाएगा, तो आपको यह बाईजूस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि जटिल खाद्य पदार्थों की सहायता से सरल खाद्य पदार्थ में विघटित हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम एंजाइम कहते हैं। क्या, तो उसे हम एंजाइम कहते हैं। और एंजाइम क्या है, तो एंजाइम आपको जैविक एक उत्प्रेरक है। क्या, तो एंजाइम आपको एक जैविक उत्प्रेरक क्या होता है, जो भी क्रिया है यानी कि जो भी क्रिया वहाँ पर चल रही है उसको एक बार एक बढ़ा देना, उसे क्या कहते हैं, उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एंजाइम क्या है, तो एक एंजाइम आपको ये भी याद रखिएगा कि लाइसोजाइम एक एंजाइम होता है। क्या, तो लाइसोजाइम है ये आपको बैक्टीरिया को नष्ट करने में यह कारगर होता है। साथ ही में लाइपेज तो हमने बता दिया कि लाइपेज क्या है, तो वसा का पाचन करता है। और पेप्सिन है जो किसका पाचन करता है, ये सब आपको एंजाइम है। तो पेप्सिन आपको है ये किसका पाचन करता है, तो आपको यह प्रोटीन का पाचन करता है। किसका, तो ये आपको प्रोटीन का पाचन करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा ने वर्ष 1498 में खाली स्थान पदार्पण किया था, यानी कि कहाँ वो पहुँचे थे, तो कहाँ पहुँचे थे, तो आपको कालीकट हो जाएगा, कालीकट हो जाएगा। और कालीकट जो कहाँ पड़ता है, तो कालीकट जो आपको पड़ता है आपको यह केरल में देखने को मिलता है। कहाँ, तो आपको यह केरल में देखने को मिलता है। और उस समय के जो राजा थे वह कौन थे, तो जो जो जिन्होंने जो वास्को डिगामा आया था तो उसका स्वागत किया था, तो कौन थे, तो आपको जमोरीन हो जाएगा। कौन सा, तो आपको जमोरीन हो जाएगा, वहाँ का जो शासक हो जाएगा। और वह कौन सा एक नाविक था जिन्होंने इसे यहाँ पर आने के लिए, भारत आने के लिए मदद किया था, तो वो कौन था, तो अब्दुल मजीद था। कौन था, तो अब्दुल आपको मजीद हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है कि जो वास्को डिगामा को भारत लाने में किस नाविक ने सहायता किया था, कौन थे, तो आपको वह अब्दुल मजीद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो वास्को डिगामा से एक बात जरूर याद रखिएगा, पुर्तगालियों से जो पुर्तगाली का जो प्रथम कोठी बना था, यानी कि जो प्रथम कोठी जो बना था व्यापार करने के लिए, वह कहाँ पर बनाया गया था, तो आपको कोची में बनाया गया। कहाँ, तो आपको कोचीन में यह हो जाएगा। यह क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जा चुका है। और यह कब बनाया था, तो आपको 1503 में बनाया था। यदि आपको पूछ दिया कि दूसरा कोठी इसने कहाँ बनाया था, तो दूसरा कोठी इसने बनाया था आपको कन्नूर में। कहाँ, तो कन्नूर में हो जाएगा दूसरा कोठी। और यह कब बनाया था, तो आपको 1505 में यह बनाया था जो दूसरी कोठी थी। लेकिन प्रथम कोठी पूछ दिया तो वहाँ कौन सा हो जाएगा, तो कोची हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि आपको जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो आपको यह राजीव रंजन सिंह का हो जाएगा। कौन सा, तो राजीव रंजन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70वीं लोकसभा में महिलाओं सांसद की कुल संख्या कितनी है, तो टोटल संख्या इसका कितनी हो जाएगा, तो आपको इसका 78 हो जाएगा। कितना, तो आपको 78 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो इस लोकसभा से आता है, तो लोकसभा का जो प्रथम बैठक थी वह कब किया गया था, यह भी क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। तो इसका जो पहली बैठक है इसका कब किया गया था, और जो इसका जो पहली बैठक था, इसका जो कार्यकाल था पहली बैठक का, इसको आपको 1952 से लेके कितना तक था, तो आपको 1957 तक रहा था, इसका पहला कार्यकाल रहा था। और लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वह कौन थे, तो आपको जीवी मावलंकर हो जाएंगे। कौन सा, तो जीवी मावलंकर इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। और यदि उपाध्यक्ष पूछ दिया तो कौन हो जाएगा, तो आपको अनंत, कौन हो जाएगा, तो आपको अनंत श्यानम हो जाएगा। कौन था, अनंत श्यानम आपको इसका उपाध्यक्ष हो जाएगा। लेकिन अध्यक्ष पूछा जाएगा तो क्या होगा, तो जीवी मावलंकर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन हो रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए कुछ मामलों में सजा का निलंबन माफ कम किया जाने की शक्ति है, यानी कि जो राष्ट्रपति के द्वारा जो क्षमा माफ याचिका जो दायर किया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत आता है,
तो कौन सा हो जाएगा, तो आपको अनुच्छेद नंबर 72 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अनुच्छेद 75 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो 75 में आपको जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, आपको चुनाव के बारे में इसका वर्णन आपको किस में किया गया, तो आपको 55 में चुनाव के बारे में वर्णन किया गया। और 63 में किस चीज़ के बारे में वर्णन किया गया, तो राष्ट्रपति जो एक उपराष्ट्रपति होंगे, तो उपराष्ट्रपति का जो पद का जो सृजन है आपको यह 63 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच अंतराल कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, तो कितने महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, तो आपको वह 3 महीने हो जाएगा। कितना, तो वह 3 महीनों से अधिक आपको नहीं देखने को मिलना चाहिए। और जो ग्राम सभा की जो बैठक है, इसका दायित्व किसके रहता है, यानी कि यह दायित्व किसका रहता है कि ग्राम सभा का बैठक आपको समय समय पर किया जाए, तो यह आपको मुखिया का दायित्व होता है, जो क्या मुखिया का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक खेलों में कुल कितने खेल शामिल किए गए थे, तो टोटल कितने खेल शामिल किए गए, तो आपको 33 हो जाएंगे। कितना, तो 33 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, माह के 15वें दिन चंद्रमा अदृश्य होता है, इस दिन को निम्न रूप से भी जाना जाता है, तो उसे हम किस रूप में जानते हैं, तो उसे हम जानते हैं अमावस्या। क्या, तो अमावस्या यानी कि न्यू मून डे के रूप में भी उसे जानते हैं। चलिए, और जो अमावस्या है वह किस दिन को लगती है, जो जो कहा जाता है कि जो चंद्र यानी कि चंद्र ग्रहण हमेशा कब लगती है, तो आपको यह पूर्णिमा के दिन लगती है। कौन सा, तो आपको जो यह पूर्णिमा के दिन आपको चंद्र ग्रहण देखने को मिलती है। लेकिन यदि आपको कहा दिया जाएगा कि सूर्य ग्रहण कब लगती है, तो सूर्य ग्रहण आपको अमावस्या के दिन देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, आपको यहाँ मैथ थोड़ा हो गया। मेरा अगला क्वेश्चन ये होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सी अरब सागर में मिलती है, यानी कि वह कौन सी नदी है जो आपको अरब सागर में मिलती है या फिर गिरती है, तो वह कौन सी नदी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो ताप्ती नदी है वह कहाँ, तो वह आपको अरब सागर में जाके गिरती है। लेकिन जो बेतवा पेंच सिंध है ये सब कौन सी अरब सागर में नहीं गिरती है ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, तो ताप्ती ये कैसी है, तो ताप्ती आपको जो ताप्ती बारे में जान लीजिए कि ताप्ती का जो उद्गम है वह कौन सा राज्य से हुआ है, तो आपको एमपी से हुआ है। कहाँ, तो आपको एमपी से हुआ है। साथ ही ये कौन सी पहाड़ी से निकलती है, तो आपको यह सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है। कौन सा, यह सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि गोंड जनजाति की पुजारी किसे कहते हैं, यानी जो गोंड जनजाति के पुजारी होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम भूमुका कहते हैं। क्या, तो भूमुका कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो गोंड जनजाति है भारत की कौन सी है, तो भारत की आपकी दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और ये कौन से मतलब कि कौन से परिवार से बिलोंग करती है, तो आपको यह द्रविड़ परिवार से बिलोंग करती है, जो गोंड जनजाति होते हैं। और यह मध्य रूप से कहाँ कौन कौन से राज्य में पाया जाता है, तो आपको छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सब आपको एरिया में गोंड जनजाति देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि मियाँ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, तो तानसेन का मकबरा आपको कहाँ हो जाएगा, तो आपको ग्वालियर हो जाएगा, जो कहाँ के आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो चलिए तानसेन के बारे में सबसे पहले जानते हैं। इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि तानसेन ये अकबर के दरबार में रहने से पहले किसके दरबार में रहते थे, तो किसके दरबार में रहते थे, तो रामचंद्र बाघेल के दरबार में रहते थे। किसके, तो रामचंद्र बाघेल के दरबार में यह रहते थे। लेकिन इसके बाद किसके दरबार में चल गए, तो आपको यह अकबर के दरबार में चल गए। और अकबर ने इसे कौन सी चीज़ का उपाधि दिया था, तो कंठ भरनी का उपाधि। क्या, तो आपको इन्हें क्या, तो आपको कंठ भरनी का उपाधि किसे दिया गया, तो आपको यह तानसेन के द्वारा दिया गया था। और तानसेन का जो मूल्य नाम था यह क्या था, तो रामतनु पांडे था। क्या, तो रामतनु पांडे। क्या, तो तानसेन का जो मूल्य नाम हो जाएगा रामतनु पांडे हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हम इस सारे क्वेश्चन को कवर कराते चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ऑपरेशन फ्लड के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, तो आपको वर्गीज कुरियन को ऑपरेशन फ्लड के रूप में जाना जाता है। अब एक क्वेश्चन आप इससे याद रखिएगा ऑपरेशन फ्लड से कि इसी के तहत आपको जो राष्ट्रीय डायरी विकास बोर्ड है इसकी स्थापना 1970 में किया गया था। कब, तो इसकी स्थापना 1970 में किया गया था। और विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो आपको यह इसका संबंध आपको दूध यानी कि मिल्क से संबंधित हो गया। और विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो यह भी आप याद रखिएगा, तो इसे 1 जून को मनाया जाता है। कब, तो इसे आपको 1 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, आपको तो पता ही होगा कि जो दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है, तो वह आपका भारत का हो जाएगा। और जो टोटल कितने परसेंट, तो पूरा विश्व का आपका टोटल 22% हो जाएगा। कितना, तो आपको टोटल 22% उत्पादन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का भाग खाली स्थान में नागरिकों क्या, जो भारत की जो नागरिकता है वह किस भाग से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है।
तो किस भाग से हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा, यानी कि ये भाग नंबर 2 से संबंधित है। और यह कितना अनुच्छेद से लेकर कितने अनुच्छेद तक इसका वर्णन किया गया, तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसका वर्णन किया गया है। साथ ही इसके बारे में कुछ और पॉइंट को भी देख लेते हैं कि जो जो नागरिकता संबंधित कोई भी शक्ति है वो किससे प्रदान है, तो आपको संसद को सबसे पहले प्रदान है। और इसे जो कानून बनाने की जो शक्तियाँ हैं यह भी किसको प्रदान है, तो अनुच्छेद एक कोई भी जैसे कि नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बनाना है तो आप अनुच्छेद 11 के तहत उसे सांसद कानून कोई भी उसमें कर सकता है। और एक बात और याद रखिएगा कि जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है वह कब लाई गई थी, तो वह कब आया था, तो आपको 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 निम्न में से किससे संबंधित है, तो यह किससे संबंधित हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के जो शर्त होते हैं वो इसके से संबंधित है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कब होता है, तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल तब से स्टार्ट होता है जब से वह शपथ लेते हैं उसके 5 साल तक, यानी कि शपथ से 5 साल उनका कार्यकाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, अब महाभियोग जो लगाया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो महाभियोग यानी कि जो महाभियोग लगाया जाता है वो आपको किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक क्वेश्चन और इससे बता देते हैं कि जो 56वां अनुच्छेद है इनकी जो जो किससे संबंधित है, तो जो राष्ट्रपति की जो पदावधि होती है यानी कि जो पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक का उल्लेख है वो आपको कौन सा में है, तो आपको 56 नंबर अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, और महाभियोग का कितना था, तो महाभियोग का आपको अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रावधान अधिनियम को कौन से वर्ष में अधिनियमित किया गया था, तो कौन से वर्ष में किया गया था, तो आपको 2003 में इसका अधिनियमित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा का संबंध संगरोध क्या है, तो संगरोधक शासन अवज्ञा से है, तो कौन सी धारा हो जाएगी, तो आपको हो जाएगी 271 नंबर की धारा हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि मुंबई के तटीय क्षेत्र से दूर स्थित अपनी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलिफेंटा द्वीप को किस नाम से भी जाना जाता है, तो उसे कौन सी नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है, तो धारापुरी अन्य नाम से उसे भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसकी जो खोज किया गया था यह आपको पुर्तगालियों की द्वारा खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, और जो रंजन गांव है यह किसके लिए फेमस है, तो रंजन गणपति मंदिर के लिए आपको यह रंजन गांव फेमस है। और साथ ही मालेश्वर यानी कि रत्नागिरी जो जिला है ये आपको शिव मंदिर के लिए फेमस है, इसके लिए, तो आपको शिव मंदिर के लिए यह फेमस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा की व्यवसाय सलाहकार समिति का गठन पहली बार में किया गया था, यानी कि पहली बार कब किया गया था, तो यह कब किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1952 में इसकी पहली बार इसका गठन किया गया था। इसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो टोटल इसमें आपको 11 सदस्य देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और राज्यसभा से एक बात और याद रखिएगा कि राज्यसभा का जो गठन है वह कब किया गया था, आपको इसको स्मॉल डेट के साथ याद रखना है कि 3 अप्रैल 19 कितना में, तो 3 अप्रैल 1952 का इसका गठन किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा का ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है, तो आपको कितनी आबादी पर जो बिहार के जो पंचायत समिति का एक सदस्य होता है वह चुना जाता है, तो कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपको टोटल कितना, तब 5000 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सामाजिक सेवा को आधुनिक नर्सिंग के आधार दार्शनिक के रूप में जाना जाता है, आधुनिक नर्सिंग के आधारभूत दार्शनिक के रूप में किसे जाना जाता है, आपको हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, कैसे, तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल का एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, लेडी विद द लैम्प, कौन सा, तो लेडी विद द लैम्प के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये कहाँ के थी, तो आपको जो इनका जो फेमस था यानी कि जो ये क्रीमिया के युद्ध में 1853 कितना, तो 1853 से लेके यह 56 तक जितने भी घायल उसमें सैनिक थे उसको यह क्या करती थी, आपको यह इलाज करती थी, इसीलिए कि इन्हें लेडी विद द लैम्प कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मदर टेरेसा से भी जान लीजिए कि मदर टेरेसा को और किसने, यानी कि जो मदर टेरेसा है वो किसकी स्थापना की थी, तो आपको मिशनरीज ऑफ चैरिटी, क्या, मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना मदर टेरेसा के द्वारा किया गया था। और जो भारत के जो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, वो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गैसोलीन का प्राप्य क्या है, तो गैसोलीन का जो प्राप्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपको पेट्रोल हो जाएगा, क्या, तो आपको यह पेट्रोल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा सब अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और
पेट्रोल से आप एक बात याद रखिएगा कि जो प्राकृतिक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक कौन सा है, तो आपको मीथेन हो जाएगा। कैसे होगा, यदि पूछ दिया कि प्राकृतिक में सबसे अधिक पाया जाने वाला यौगिक कौन सा है, तो आपको मीथेन हो जाएगा। साथ ही में एलपीजी, क्या, तो एलपीजी के बारे में जानिएगा कि एलपीजी किसके किसके मिश्रण से बनता है, तो ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन, किसके, तो आपको ब्यूटेन हो गया प्लस इसमें आपको आइसोब्यूटेन मिला देंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, तो प्राकृतिक गैस यानी एलपीजी बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि लार की प्रकृति कैसी होती है। जो आपको लार होती है उसकी प्रकृति कैसी देखने को मिलती है, तो वह कैसी होती है, तो आपको अम्लीय होती है। क्या, तो वह अम्लीय होती है। तो इसका पीएच मान कितना होता है, तो पीएच मान आपका इसका 6.8 होता है। लार का पीएच मान कितना होता है, तो 6.8 होता है। और साथ ही आपको बताते हैं कि मनुष्य में 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। कितना, तो 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाए जाते हैं। और लार में आपको कौन कौन सा 2 पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, तो ये एक आपको हो गया टाइलिन हो गया, कौन सा, एक आपको टाइलिन हो गया और एक आपको लाइसोजाइम, 2 एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि आपको बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है। जो बाह्य कर्ण का जो कठोर लचीला भाग होता है वह किसका बना होता है, तो किसका बना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपास्थि यानी कार्टिलेज का वह बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक बात यह और याद रखिएगा, आपको स्नायु और लिगामेंट से, यानी कि जो टेंडन और लिगामेंट होता है, इससे भी आपको क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि जो लिगामेंट होता है वह किसको किसको जोड़ता है और टेंडन होता है वह किसको किसको जोड़ता है। ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो लिगामेंट है वह किसको किसको जोड़ता है, तो ये आपको अस्थि से अस्थि, यानी कि ए प्लस ए अस्थि अस्थि जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, तो स्नायु हो जाएगा। और साथ ही यदि आपको अस्थि और मांसपेशियाँ हो जाएगी, यानी कि अस्थि प्लस मांसपेशियाँ हो जाएगी, तो उसे क्या कहेगा, तो उसे टेंडन कहते हैं, यानी कि कंडरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेन कून, रागडोल और सोमाली किसकी नस्लें हैं, तो यह किस किस प्रकार की नस्लें हैं, यानी कि या फिर किसकी नस्लें हैं, तो ऑप्शन नंबर यानी कि यह बिल्ली की नस्लें हो जाएगी। तो एक बात और याद रखिएगा, जो बाघ, चीता और तेंदुआ है यह भी क्या है, जो बाघ और चीता जो तेंदुआ होते हैं यह भी सब ये आपको बिल्ली की ही बड़ी प्रजाति में आती है, बड़ी नस्ल में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत हर साल 10 फरवरी और 10 अगस्त को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। वह कौन सा दिवस के रूप में मनाता है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कृमि निवारण के दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 25 होगा। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इस तरह का सोल्यूशन आपको रेगुलर मिलता रहे और अपनी तैयारी को और बेटर कर सकें। यदि आपने हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि आपको वीडियो से पहले PDF प्रोवाइड मिले और साथ ही आपको उससे खुद से प्रैक्टिस लगाकर आपको खुद की पता कर सके कि आपका कौन सा वीक या फिर कौन सा जो सब्जेक्ट है वो वीक है या फिर कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा है। तो चलिए, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निधि उस लेन देन की परवाह के लिए जहां सरकार के केवल बैंकर के रूप में कार्य करती है, तो कौन सी हो जाएगी, तो आपको लोक लेखा निधि हो जाएगी। कौन सी, तो लोक लेखा निधि हो जाएगी। और लोक लेखा निधि जो समिति निधि या फिर से समिति कर लीजिए, इसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, सदस्य भी इसमें पूछे जाते हैं। तो टोटल इसमें 22 सदस्य होते हैं। साथ ही आपको बता देते हैं कि इसमें लोकसभा से 15 होते हैं। कितना, तो लोकसभा से 15 हो जाते हैं और 7 आपको इसमें राज्यसभा से देखने को मिलते हैं। तो टोटल कितने रहते हैं, टोटल इसमें 22 सदस्य हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो लोकसभा के जो वर्तमान जो अध्यक्ष होते हैं वही आपको इसका अध्यक्ष होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, इसमें आकस्मिक निधि पूछा गया है। तो आकस्मिक निधि का वर्णन इसमें पूछा जाता है कि कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो आकस्मिकता निधि का वर्णन आपको 267 के अंतर्गत इसमें किया जाता है। यदि पूछ दिया गया संचित निधि, देखिए संचित निधि भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो संचित निधि का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो आपको 266 हो जाएगा। ये आपको संचित निधि का इसमें वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपको खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने पर खाली स्थान कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपभोग वस्तु कहलाएगी। क्या, तो आपको यह उपभोग वस्तु कहलाती है। और अंतिम जो आपको एक अंतिम वस्तु होती है, तो अंतिम वस्तु किसे कहते हैं, वह वस्तु जो पूरी तरह से बिक्री हेतु तैयार है। यानी कि यदि आप बिक्री हेतु किसी भी वस्तु को तैयार कर देते हैं, यानी कि पूरा रेडी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम अंतिम वस्तु कहते हैं। और मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं, मध्यवर्ती वस्तु उसे कहते हैं जो पूंजी वस्तुओं को मध्यवर्ती, यानी कि जिस पर हम पूंजी लगाते हैं उससे हम क्या कहते हैं, उसे मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बॉस क्या है, तो एक बेसबॉल में खाली स्थान टाँके होते हैं, यानी एक बेसबॉल में कितने टाँके लगाए जाते हैं,
तो टोटल कितने, तो आपको 108 हो गया क्या, तो आपको 108 हो गया। 108 एक अनुच्छेद भी है जिसका वर्णन किससे है, तो उसका वर्णन आपको संयुक्त अधिवेशन से, संयुक्त अधिवेशन से देखते हैं कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका वर्णन किससे है, तो आपको संयुक्त अधिवेशन हो जाएगा। लेकिन यदि बेसबॉल में करें कितने टाके लगाए जाते हैं, तो आपको 108 इसमें टाके लगाए जाते हैं। साथ ही आपको बताते हैं कि बेसबॉल में टोटल जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो आपको 9 होती है। और इसका जो उद्गम है यानी कि जो इसका जो जन्म है वो कौन सा देश से माना जाता है, तो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से इसका जन्म माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मूल्य एवं पूंजी नामक वस्तु के लेखक कौन है। इस वस्तु के आपको लेखक कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी कि कौन हो जाएगा, तो JR हिक्स हो जाएगा। कौन सा, तो JR हिक्स इसके मूल्य हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 28 छूट गया, देख लेते हैं इसको भी कि निम्नलिखित में से कौन एक शास्त्रीय शैली है। तो कौन सा आपको शास्त्रीय शैली हो जाएगी, तो आपको सत्रिया, सत्रिया है जो आपको एक शास्त्रीय शैली है, वह कौन सी राज्य की शास्त्रीय शैली हो जाएगी, तो आपको यह असम की हो जाएगी। कौन सा, तो यह आपको असम की हो जाएगी। आपको बता देते हैं कि भारत की टोटल कितनी शास्त्रीय शैलियाँ हैं, तो आपको टोटल 8 है। कौन सा, तो टोटल आपको 8 हो जाएगा। हम सभी का नाम आपको पढ़ के बताते हैं, यदि आप नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट कर लीजिएगा जरूर कि जो भारतनाट्यम पहला हो गया, भारतनाट्यम कहाँ का है, तो आपको तमिलनाडु का हो जाएगा। और कथकली किसका हो जाएगा, तो कथकली आपको केरल का हो जाएगा। और साथ ही ओडिसी, ओडिशा ओडिसी से हो गया, मणिपुर ये मणिपुर से हो गया। लेकिन कथक जो पूछ दिया आपको कौन सा, तो कथक वह किस राज्य की हो जाएगी, तो आपको यूपी का, किसका, तो यूपी का, ये आपको शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। और कुचिपुड़ी किसका हो जाएगा, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। और सत्रिया किसका, सत्रिया तो असम का हो जाएगा। यदि मोहिनी अट्टम पूछ दिया गया तो यह किसका हो जाएगा, तो यह आपको केरल का हो जाएगा। तो केरल का आपको कितना था, तो केरल का आपका 2 हो गया, एक कथकली हो गया और एक मोहिनी अट्टम केरल का हो गया। लेकिन भारतनाट्यम कहाँ का है, तो भारतनाट्यम आपको तमिलनाडु का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार सोने के सिक्के राजवंश द्वारा जारी किया गया था, वो किस राजवंश द्वारा पहली बार सोने के सिक्के जारी किए गए थे, तो वह जारी किया गया था यवन शासक के द्वारा। किसके द्वारा, तो आपको यवन शासक के द्वारा हो जाएगा। यदि पूछ दिया कि भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जो किसके द्वारा जारी किया गया था, तो आपको कुषाण हो जाएगा। सबसे शुद्ध कह देगा तो कुषाण हो जाएगा, लेकिन पहली बार कह दिया तो कौन सा हो जाएगा, तो आपको यवन शासक हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो ये तो सबको पता है, वो कौन सा हो जाएगा, तो ये असम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल और कुल्ली जैसे उपन्यास लिखे हैं। तो अनटचेबल और कुली जैसे उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया, तो आपको मुल्क राज आनंद हो जाएंगे। किसे, तो वह मुल्क राज आनंद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और R.K. नारायण का एक बहुत ही फेमस बुक है, एक गाइड है क्या, इनका एक पुस्तक एक उपन्यास है, आपको गाइड है क्या, गाइड हो जाएगा। और अनीता देसाई की इन कस्टडी होगा क्या, तो आपको इन कस्टडी आपको अनीता देसाई हो जाएगा। और कमला दास की एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, वो कौन हो जाएगा, तो माई स्टाइल क्या, तो आपको माई स्टाइल है जो कमला दास की एक फेमस पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिगिरिया भित्ति चित्र और दिबुला गुफा किस चित्र कहाँ पर पाई जाती है। जो सिगिरिया भित्ति चित्र और दिबुला जो गुफा चित्र है वह कहाँ पाई जाती है, तो यह कहाँ पाई जाती है, तो आपको यह पाई जाती है श्रीलंका में। कहाँ, तो यह आपको श्रीलंका में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बैली लोक चित्र किस राज्य के लोक कला का एक रूप है, तो यह किस राज्य का एक लोक कला का एक रूप हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर यानी कि यह आपको महाराष्ट्र का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और गुजरात का कौन सा हो जाएगा, तो गुजरात का आप बताइएगा, तो गुजरात का आपका पिथौरा हो जाएगा। कौन सा, तो पिथौरा जो आपको हो जाएगा ये आपको गुजरात का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और मध्य प्रदेश का कौन सा हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश का भी आपको पिथौरा ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध स्तूप की संरचना का हिस्सा नहीं है, तो वह कौन सा आपको बुद्ध स्तूप की संरचना का हिस्सा नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो गोपुरम है यह आपको बुद्ध स्तूप की संरचना का हिस्सा नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गोपुरम कहते हैं किसको, तो गोपुरम जो कहते हैं जो दक्षिण भारत की जो मंदिरों के जो प्रवेश द्वार होती है, आपको देखते होंगे कि ये ऐसा प्रकार का वहाँ पर आपको प्रवेश द्वार आपको देखने को मिलता होगा, तो ये जो आपको है इसे को क्या कहते हैं, तो इसी को आपको गोपुरम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी कौन सा हो जाएगा, तो हक कबाबो हो जाएगा। हक काबो राजी, कौन सा, तो हक काबो राजी है जो आपको म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा इरावदी जो नदी है
वो म्यांमार के बारे में कुछ जान लेते हैं कि म्यांमार की, यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो म्यांमार की जीवन रेखा नदी किसे कहा जाता है, तो आपको इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको बताते हैं कि जो म्यांमार को कौन सा देश के रूप में जाना जाता है, तो म्यांमार को ही आपको स्वर्ण पैगोडा के रूप में भी इसे जाना जाता है। और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस पर्वत श्रृंखला है जो अयारा कान योमा जो पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ पाया जाता है, तो यह अभी आपको म्यांमार में ही पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो किस संविधान के अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि 280 अनुच्छेद के तहत इसमें इसका वर्णन किया गया है। यदि पूछ देगा, ये तो आपको केंद्र यानी कि केंद्र सरकार का वित्त आयोग है। यदि पूछ दिया कि राज्य सरकार के जो वित्त आयोग का गठन है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो आपको 243 के आई हो जाएगा। क्या आंसर, तो 243 के आई के अनुच्छेद के तहत आपको राज्य के वित्त आयोग का इसमें गठन किया जाता है। अब पहले जो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो आपको केसी नियोगी हो जाएंगे। कौन सा, तो आपको जो केसी नियोगी हो जाएंगे जो पहले वित्त आयोग के गठन हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ है, तो इनका जन्म आपको भारत के किस राज्य में हुआ है, तो आपको यह हो जाएगा, आपको यह उड़ीसा हो जाएगा। कहाँ, तो ये आपको उड़ीसा, ये आपको पहली आदिवासी महिला है जो कि राष्ट्रपति पद के लिए नामित की गई और वर्तमान में भी राष्ट्रपति भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खाली स्थान ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो कौन से हो जाएंगे, तो आपको दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपको दादा भाई नौरोजी होंगे। और यह कब बने थे, तो आपको यह 1892 में बने थे। और यह कहाँ से बने थे, तो फिंसबेरी एक नामक स्थान था, वहीं से आपको यह संसद के रूप में वहाँ पर नामित किए गए थे। दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ और जान लीजिए कि दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है, तो वयोवृद्ध भी कहा जाता है, वयोवृद्ध नेता भी कहा जाता है, और भारत का आशा भी इन्हें कहा जाता है। कैसे, दादा भाई नौरोजी को। और साथ ही भारत के गोल्ड स्टन क्या होता है, गोल्डन स्टल इन्हें ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो इनके द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया गया था, और जो एक पुस्तक थी इनका बहुत ही फेमस है कि पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो किसकी पुस्तक है, आपको दादा भाई नौरोजी की ही पुस्तक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सी महानदी की उपनदी नहीं है, वह कौन सी नदी है जो महानदी की उपनदी नहीं है, तो वह कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि बनास हो जाएगा। कौन सा, तो बनास है जो महानदी की उपनदी नहीं है। लेकिन ओंग हो गया, हसदेव हो गया, तेल हो गया, यह सब क्या है, तो आपको उपनदी है। तो बनास किसकी उपनदी है, तो यह आपको चंबल नदी की, किसकी है, तो यह आपको चंबल नदी की उपनदी यानी कि सहायक नदी हो जाएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और जो महानदी है ये, इसके ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डैम है जो हीराकुंड बांध है, वो किस नदी के ऊपर बनाया गया था, आपको महानदी के ऊपर ही बनाया गया। महानदी है हीराकुंड डैम, आपको यह कहाँ देखने को मिलती है, तो आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन का प्रावधान किया गया है, तो कौन सा हो जाएगा, तो आपको 9वीं में हो जाएगा। कौन सा, तो ये आपको 9वीं में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और 9वीं अनुसूची के बारे में आप एक बात और जान लीजिए कि 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान जो संशोधन 1951 में हुआ था उसी के तहत आपको 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 10वीं अनुसूची किसके बारे में वर्णन करता है, 10वीं अनुसूची दल बदल जो कानून है इसी के बारे में आपको वर्णन करता है। और 11वीं अनुसूची किसके बारे में वर्णन करता है, तो 11वीं अनुसूची जो पंचायती राज से संबंधित जितने भी नियम है आपको 11वीं अनुसूची में वर्णन किया गया। और 8वीं में क्या है, तो 8वीं में जो आपको भारत के जो 22 राष्ट्रीय भाषाएं हैं उसका बारे में इसका वर्णन किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन वाला है कि भारतीय रिजर्व बैंक को अस्थायी रूप से खाली स्थान में मुंबई में स्थानांतरित किया गया था, तो वह कब क्या स्थानांतरित किया गया था, तो कब ये से स्थानांतरित किया गया था, तो आपको 1937 में इसे स्थानांतरित किया गया था। तो इस आरबीआई के बारे में जान लेते हैं कि आरबीआई का जो गठन है वो किस कमीशन के तहत किया गया था, किस कमीशन की सिफारिश पर, तो यंग हिल्टन आयोग जो था, आपको यंग हिल्टन आयोग जो था इसी के सिफारिश के तहत इसमें इसका गठन किया गया था। कब किया गया था, तो आपको 1935 में इसका गठन किया गया था। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है इसके जो प्रथम जो गवर्नर थे वो कौन थे, तो सर ऑसबोर्न स्मिथ ने। कौन था, तो सर ऑसबोर्न स्मिथ जो थे आपको इसके प्रथम गवर्नर हो जाएगा। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो इसे स्मॉल डेट के साथ याद रखिएगा, 1 जनवरी कितना, तो 1 जनवरी 1949 का इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रंगभूमि, गोदान, गबन और कर्मभूमि नामक उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे, तो इसके लेखक आपको मुंशी प्रेमचंद्र हो जाएंगे। कौन सा, तो मुंशी प्रेमचंद्र हो जाएंगे। अब मुंशी प्रेमचंद्र की एक बहुत ही फेमस पुस्तक है गोदान। कौन सा, तो गोदान है जो कितना में प्रकाशित किया गया था, तो आपको यह 1936 में इसका प्रकाशन किया गया था। यह भी एक क्वेश्चन आपको एक बार पूछा जा चुका है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा।
अवगोदान है जो आपको किस पर मतलब किस पर आधारित है, तो जो भारतीय किसानों की जो हालत है यानी कि उसी के बारे में इसमें गोदान में आपको वर्णन किया गया। और मैथिली शरण गुप्त कौन थी, तो मैथिली शरण गुप्त वह थी जो भारत की पहली राष्ट्रीय कवि कौन थी, तो आपको मैथिली शरण गुप्त हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और सुमित्रा नंदन पंत कौन थी, तो सुमित्रा नंदन पंत को ही आपको प्राकृतिक का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्राकृतिक का जो सुकुमार कवि है वो किसे कहा जाता है, तो आपको सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि 21-22 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारमन ने बजट कहा कि बजट खाली स्तंभ में प्रस्तावित, यानी कि जो बजट में कितने स्तंभ में प्रस्तावित किया गया है, तो टोटल कितने स्तंभ पर, या आपको 6 स्तंभ हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और 2021-22 का जो बजट का जो थीम था वो क्या था, तो आत्मनिर्भर भारत इसका थीम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भगवान की पूजा खाली स्थान की पूजा करते समय पेरणी नृत्य के रूप में प्रदर्शन किया जाता है, तो पेरनी नृत्य के जो रूप में प्रदर्शन किया जाता है वो कौन से भगवान के रूप में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो शिव भगवान हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको पुरुषों के द्वारा ही किया जाने वाला नृत्य है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले आपको बता देते हैं दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि अगला वीडियो हम जब भी इस तरह का बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और अपनी तैयारी को और बेटर करें। दोस्तों यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप से नहीं ज्वाइन किए तो उसे ज़रूर ज्वाइन हो जाएगी, ताकि उसका हम जो PDF है रेगुलर वीडियो से पहले ही प्रोवाइड करते रहें, अपना प्रैक्टिस आप खुद से करते रहें। तो दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, यदि मेरा सोल्यूशन आपका अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन कि गुप्त साम्राज्य की पहली राजधानी खाली स्थान थी, तो गुप्त साम्राज्य की जो पहली राजधानी थी वह कहाँ हुआ करती थी तो आपको यह पाटलिपुत्रा में, कहा तो ये आपको पाटलिपुत्रा में हुआ करती थी। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि गुप्त काल के जो महानतम शासक थे वो कौन हो जाएंगे, तो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय जो हो जाएंगे वह गुप्त काल के सबसे महानतम शासक थे। यदि पूछ जाए कि प्रथम शक्तिशाली शासक कौन हो जाएगा, तो आपको चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा जो प्रथम शक्तिशाली शासक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे। और इन्होंने आपको उज्जैन को द्वितीय क्या, तो आपको पहले तो आपको पाटलिपुत्रा हो गया, लेकिन यदि कह दिया कि द्वितीय राजधानी किसे मानते थे, तो आपको उज्जैन को इसे द्वितीय राजधानी के रूप में मानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा त्यौहार से जुड़ा है, तो सागा दावा त्यौहार है वो किस राज्य से जुड़ा हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा, तो आपको सिक्किम हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि वह सिक्किम हो जाएगा। तो सिक्किम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार और है, इसे भी आप याद रखिएगा, वह कौन सा है, तो आपको लोसांग है, कौन सा, तो आपको हो जाएगा वह लोसांग जो त्यौहार है यह भी आपको सिक्किम में ही मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि दक्षिण अमेरिका महादेश के एक प्रमुख देश ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है, तो ब्राज़ील की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो आपको ब्राज़ीलिया हो जाएगा, कहाँ, तो इसका राजधानी आपको ब्राज़ीलिया हो जाएगा। और ब्यूनस आयर्स है यह किसकी राजधानी है, तो आपको यह अर्जेंटीना की राजधानी है। और सेंटियागो है यह किसकी राजधानी हो जाएगी, तो आपको चिली की, इसकी, तो यह आपको चिली की राजधानी हो जाएगी। और क्वाटो है यह किसकी राजधानी है, तो आपको इक्वाडोर की राजधानी आपको क्वाटा हो जाएगा। और ब्राज़ील की मुद्रा क्या है, तो ब्राज़ील की मुद्रा आपको रियल हो जाएगा। और चिली की जो मुद्रा है यानी कि क्वाटो की जो मुद्रा है वह कौन सा हो जाएगा, तो पीसो हो जाएगा, क्या, तो पीसो आपकी जिसकी प्रमुख मुद्रा हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि जवाहर रोजगार योजना का नाम बदलकर 1 अप्रैल 1999 को खाली स्थान किया गया था, तो वह क्या क्या कर दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना इसे कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि और लास्ट क्वेश्चन होने वाला है कि 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था, तो यह कहाँ शुरू हुआ था, तो आपको ये केरल में शुरू हुआ था, कितना में, तो ये आपको 1921 में यह देखने को मिले। और यह कैसा विद्रोह था, तो ये एक सांप्रदायिक विद्रोह था। कैसा था, आपको एक सांप्रदायिक विद्रोह था। इसका एक प्रमुख क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, इसका जो मुख्य नेता थे वो कौन थे, इसको जो मुख्य मोपला विद्रोह के नेता थे वो कौन हो जाएंगे, तो अली मुसलियर हो जाएंगे, कौन सा, तो आपको अली मुसलियर आपको लिख देते हैं, अली मुसलियर आपको कौन सा हो जाएगा, तो आपको इसके प्रमुख नेता हो जाएंगे। और यह कैसी घटना थी, तो आपको एक सांप्रदायिक थी, इसमें टोटल 10,000 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई थी, कितना, तो आपको टोटल इसमें 10,000 व्यक्तियों की हत्या कर दिए गए थे, इसलिए यह टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यह हमने बता दिया कि मोपला विद्रोह आपको केरल में हुई थी, और इसका जो प्रमुख नेता कौन थे, तो आपको अली मुसलियार हो जाएगा। यह कैसी घटना थी, तो यह आपको सांप्रदायिक घटना थी, इसमें टोटल 10,000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों हमने
जितने भी इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते थे सारे को हमने डिस्कस किया, और साथ ही इसमें जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते थे उसको भी हमने इसमें डिस्कस करते चला। तो दोस्तों यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी ज़रूर करें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारा चैनल और ग्रो करे और आपके लिए इस तरह का वीडियो हम रेगुलर प्रोवाइड करते रहें, जिससे कि हम भी मोटिवेटेड रहें। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे भी जुड़ जाइए, ताकि हम वीडियो से पहले ही वहाँ पर PDF प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि आप एक सेट की तरह यदि उसे लगाते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अदर लोग होते हैं जो आपको वीडियो के 1 से 2 दिन के बाद सेट देते हैं। वो किस लिए देते हैं? ये इसलिए देते हैं ताकि लोग हमारा वीडियो देखें। वो उसका स्टूडेंट के बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि स्टूडेंट भाड़ में जाए चाहे कुछ करे। लेकिन नहीं, यदि आप वीडियो से पहले आप खुद से सोच के देखिए, यदि आप वीडियो देख लेते हैं तो आपको सेट लगाते हैं तो आपको उस इंटरेस्ट से सेट लगा पाएंगे? नहीं, उस इंटरेस्ट से सेट नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए हम आपको वीडियो से पहले ही यहाँ पर PDF प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप खुद से एक बार सेट लगा के देखें, ताकि उससे पता चलेगा। सेट लगाने से यह होता है कि आपको कौन सा जो टॉपिक है वो आपको वीक है, कौन सा टॉपिक में आप बेहतर कर रहे हैं, या फिर कौन सा टॉपिक है जो आपको स्ट्रॉन्ग है जिसमें आप अच्छा मार्क ला सकते हैं। ये सब जो जानकारी है आपको सेट लगाने से ही पता चलता है। तो दोस्तों यदि आपने जो हमारा चैनल है टेलीग्राम से उससे नहीं जुड़े तो उसे ज़रूर जुड़ जाइए और हमारे चैनल से भी आप जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसका इस तरह का सलूशन आपको कहीं भी देखिएगा यूट्यूब पर नहीं कोई करवाता है। सिर्फ आपको आएगा, थोड़ा पढ़ लेगा और टिक आउट करते हैं। आपको 150 क्वेश्चन को उन लोग देखते हैं कि आपको 30 से 34 मिनट में ख़त्म कर देता है। तो 30 से 34 मिनट में कैसे ख़त्म कर देता है आप ही लोग समझते होंगे। तो आप खुद समझदार हैं, आपको क्या हम बताएं, बाकी आप खुद से समझ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि इसका नेक्स्ट जो सेट का सोल्यूशन हम जब भी लाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।